हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4, है ना, विज्ञान का अध्याय 4, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। यह जो टॉपिक है, यह चैप्टर है, बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न भी आते हैं और इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है एक साइंस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। अणु, परमाणु, तत्व, पदार्थ, यौगिक, मिश्रण, इसके बारे में आप लोग क्लास 6 साइंस, क्लास 7 के साइंस, क्लास 8 के साइंस, क्लास 9 के साइंस में आप लोग इसको पढ़ते पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। इसके बारे में और विशेष तरीके से पढ़ाया गया है कई शिक्षकों के द्वारा। ठीक है। तो कुछ हम इसके बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, उसके बाद इसके वर्गीकरण के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पाठ का ही नाम है क्या आपका? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पाठ के नाम से पहले समझ लो कि तत्व क्या है, फिर आवर्ती है, फिर वर्गीकरण है। ठीक है। तीनों पॉइंट यदि समझ में आया तो आपका पाठ पूरा समझ में आ जाएगा कि पाठ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो तत्व बोला गया है, तो तत्व के बारे में क्लास 8 में भी स्पेशल दिया गया है, क्लास 9 में भी तत्व के बारे में पढ़ के आए हो। फिर पदार्थ के बारे में पढ़े हो। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सब कुछ पढ़े हो, है ना। तो हम तत्व को स्टार्ट करते हैं, तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर क्या था कि दार्शनिक जो अरस्तु थे, दार्शनिक जो अरस्तु थे, उन्होंने बताया था कि धरती का जो निर्माण है या प्रकृति में जो तत्व होते हैं वह 5 तत्व, है ना, जिसको हम शरीर, मूलभूत हमारा जो शरीर है आपका बना हुआ है ना, अग्नि, जल, आकाश, ये सब चीज के बारे में उन्होंने बताया। तो धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने शोध करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ये बताया कि धरती में कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं जिनसे सभी तत्वों का निर्माण होता है, सभी पदार्थों का निर्माण होता है। ये जो बताने वाला पहले जो वैज्ञानिक थे वो आपका रॉबर्ट बायल ने विशेष प्रयोग किए और उसके आधार पर बताया कि तत्वों का, पदार्थों का निर्माण जो है जल, अग्नि से नहीं हुआ है, वो खुद किसी न किसी तत्व से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तत्व समझने ज्यादा इसमें लेक्चर नहीं देंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि 10वीं लेवल में पढ़ाया जाएगा और ज्यादा लेवल में सीखने के लिए 11वीं 12वीं में अलग से पढ़ाया जाता है तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। तो आप लोग 10वीं लेवल के हो तो उसी लेवल का आपको सीखना है और अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। फिर धीरे धीरे हम लोग और जानकारी देते जाएंगे समय के अनुसार। ठीक है। एक ही बार में सब चीज को नहीं सीख सकते। ओके। तो चलो देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो पहले तत्व किसे कहते हैं इसको समझ लो। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा, किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा छोटे छोटे और पदार्थों में या छोटे छोटे और तत्वों में या छोटे छोटे और अणुओं में या कणों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, आए समझ में? तत्व वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जिसे और छोटे छोटे पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं तत्व। अर्थात मान लो आपके पास ईंट है, एक ईंट को काटते 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 जाओगे तो इतना छोटा छोटा रूप आपको मिलेगा कि उसको और छोटा हम लोग नहीं कर सकते, वो अंतिम हो जाएगा। वही अंतिम ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, चलो नोट्स करते जाना। तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा और भागों में विघटित या विभाजित, लिख देता है ना, विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, आए समझ में?
तत्व वही पदार्थ होते हैं जिसे और छोटे छोटे भागों में तोड़ना असंभव है और टूट नहीं सकता, जिसे हम तत्व कहते हैं। जो समस्त परमाणु परमाणु को और छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सबको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो सभी तत्व वही परमाणु ही कहलाते हैं। ठीक है, आए समझ में? चलो अब देखो यहाँ पर उस टाइम क्या था जब इसका खोज प्रारंभ हुआ, इसके वर्गीकरण के बारे में जब चर्चा हुआ, तो इसका जो वर्गीकरण था कब प्रारंभ हो गया था? तो यह तत्वों को व्यवस्थित करने का जो तरीका है या वर्गीकरण करने का जो तरीका है वहां पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आने के पूर्व भी चालू हो चुका था। किस सिद्धांत के? डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत से पूर्व भी क्या हुआ? चालू हो गया था। अब यहाँ पर देखो पहले के टाइम में, उस टाइम में जब इसका अध्ययन करना चालू हुआ, लवाइजिए नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन करना चालू किया, तो उस टाइम कितने तत्व थे? केवल 33 तत्व खोज किया गया था। कितने तत्व? 33 तत्व खोज किया गया था। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है भाई? 118 तत्व, जिसको आप लोग आवर्त सारणी में देखते हैं। आवर्त सारणी देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आवर्त सारणी में देखो बहुत सारे तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। संख्या कितना है? 118। कितना है? 118। इसके विभिन्न वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। समझ में आया? चलो अब देखो जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आवर्त सारणी, उनको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसको वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, इसको समझ लेते हैं कि सभी तत्वों के सभी गुणों का अध्ययन करना है ना, सभी गुणों के सभी तत्वों का अध्ययन करना बहुत कठिन है। अतः इनको सरल करने के लिए तथा समय और ऊर्जा की बचत करने के लिए वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो इतना सारे तत्वों के विभिन्न गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना। भौतिक दृष्टि से वो दिखने में कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, वो गैस है कि ठोस है, धातु का धातु है कि उप धातु है, इन सभी गुणों के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, अर्थात किसी तत्व के समस्त गुणों की व्याख्या एक साथ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उनकी व्याख्या को सरल करने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक पड़े। जैसे आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हो क्या? जैविक विविधता। जैविक विविधता, उसमें भी जो तत्व समझो, अर्थात जो जीव जंतु होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है ताकि उनका सरलता से हम लोग अध्ययन कर सके। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो तत्व है 118 तत्व, उनको वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक पड़ा? ताकि हम उसके विशेष गुणों का अध्ययन सरलता से कर सके, जिसमें समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो सके। ठीक है, तो समझ में आया? प्रश्न पूछेगा कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो आप लोग उत्तर कैसे दोगे? तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि तत्वों के समस्त गुणों की व्याख्या, समस्त गुणों के उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करने में सरलता हो सके और हम अपने समय और ऊर्जा दोनों की बचत कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ चुका है कि तत्वों की वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा। अब यहाँ पर देखो तत्व समझ में आ गया और उसके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा ये समझ में आ गया। अब एक यहाँ पर टॉपिक बच जाता है आवर्ती। ठीक है, इसको भी समझेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि आवर्ती वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आवर्ती माने फिर से, आवर्ती मतलब फिर से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तत्व होते हैं उसको ऑटोमेटिक मन चाहे जैसा मन करे वैसे हम इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज की वर्गीकरण का एक आधार होता है, एक बेस होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, तो कुछ गुणों को लेकर, कुछ मौलिक गुणों को लेकर जब तत्वों को वर्गीकरण करते हैं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, समझाऊंगा इसको। ठीक है, तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार लेते हैं। मौलिक अधिकार मतलब मौलिक गुण समझो, जो उस तत्व में पहले से उपस्थित रहते हैं, जैसे परमाणु के भार हो गए, है ना, परमाणु के आकार हो गए, इस प्रकार से आए समझ में। चलो, परमाणु का आकार हो गए, परमाणु का भार हो गए, परमाणु का आयतन हो गए, परमाणु क्रमांक हो गए, ये उसके मौलिक गुण होते हैं। ठीक है, जैसे इंसान की मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं ना, उसी प्रकार हर तत्व की एक विशेष गुण होता है। आए समझ में? अब ये मत बोलना कि साइंस में सामाजिक विज्ञान को घुसा दे रहे हैं, एग्जाम्पल देने के लिए जरूरी है। ठीक है, सभी विषय को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे समझते
जाएंगे। उदाहरण के बेस में कभी कभी इसको देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, समझो इसको, मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग को और समझाता भी हूँ। किसी मौलिक गुण के आधार पर, कोई मौलिक गुण होगा किसमें, तत्व में, बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसके निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः उपस्थित हो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात तत्वों के ऐसे वर्गीकरण जिसमें हम कुछ गुण लेंगे, तत्वों के कुछ मौलिक गुण लेंगे और उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, तो कुछ समय अंतराल बाद फिर से उसी तत्व के गुणों वाले तत्व का क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। मान लो हमने एक हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है ना, या मान लो लिथियम से स्टार्ट किया, तो लिथियम से स्टार्ट करेंगे, नीचे में आएंगे तो सोडियम आता है, तो लिथियम भी धातु है और आपका सोडियम भी धातु है। इस प्रकार धातु एक समान हो गए, माने कुछ गुण है। तो कोई भी यदि मौलिक गुण हमने लिया और तत्वों का वर्गीकरण किया, तो कुछ समय बाद उसी के समान नए गुण नए तत्व का पुनरावृत्ति होता है, लेकिन उसके गुणों में क्या होता है, समानता। ठीक है, वो तत्व अलग अलग होंगे लेकिन उसके गुणों में कैसा होगा, समानता होता है। जैसे लिथियम का 3 और उसके बाद परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के आधार पर या परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो सोडियम मान लो 11 है, 3 से कहाँ गया 11, तो 3 क्या है आपका, 3 आपका लिथियम है, ठोस होता है, धातु होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम भी क्या है आपका, ठोस होता है और धातु होता है। तत्व अलग अलग है, एक लिथियम एक सोडियम है, लेकिन उसके जो गुण कैसे हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, और इसी वर्गीकरण को माने समान गुणों में आवर्तिता होना या समान गुणों में आवर्तिता होना या परमाणुओं के गुण का बार बार पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है, आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, अब इसको हम बढ़ाकर चले गए कहाँ, सोडियम, इसका कितना होता है 11। अब देखो यहाँ पर मैंने परमाणु के क्रमांक के आधार पर ले लिया है, बहुत सारे वर्गीकरण धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा, क्रमांक कहाँ लेते हैं, भार कहाँ लेते हैं। ठीक है, किस किस साइंटिस्ट ने भार लिया, किसने आपका आयतन लिया, किसने आपका क्रमांक लिया। तो लिथियम देखो 3 है और सोडियम देखो यहाँ पर 11 है। लिथियम कैसा है आपका, धातु होता है। ठीक है, और सोडियम भी क्या होता है आपका, धातु होता है। ये भी आपका क्या है, ठोस है। ये भी आपको क्या है, आपका ठोस है। समझ में नहीं आया, तो देखो गुणों में समानता है, गुणों में क्या है आपका, समानता है, पर परमाणु कैसा है आपका, अलग अलग है। इसीलिए बोला गया है कि किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर किया गया ऐसा वर्गीकरण जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः उपस्थित हो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। इसीलिए सभी तत्वों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जब आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग पढ़ोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट करेंगे कि वर्गीकरण के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से आधार होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोग को तत्व समझ में आ गया है। आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है, मैंने गुणों में आवर्तिता होता है, पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो क्यों पड़ा फिर से बता देता हूँ, ऊर्जाओं की बचत करने के लिए, समस्त गुणों का अध्ययन करने के लिए, सरलता से अध्ययन कर पाए, इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए, अधिक से अधिक है ना मात्रा में हमको जानकारी मिले। समझ में आया, इसीलिए क्या करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक साथ सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन करना जटिल हो जाता है। तो जटिल को सरल करने के लिए क्या करते हैं, तत्वों की वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है या आवश्यकता पड़ा। अब देखो यहाँ पर तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका व नियम, वर्गीकरण कहाँ पे चालू होता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ से कि तत्वों को व्यवस्थित कैसे करना है उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना नियम दिया। तो पहला नियम दिया, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना है, कुछ नियम यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला दिया गया डॉबे-राइनर का त्रिक नियम, इसको याद रखना है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, परमाणु भार के आधार पर किया। उसके बाद दूसरा दिया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये व्यवस्थित करने के नियम है, माने वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है, तब जाके एक अच्छा आवर्त सारणी का निर्माण
हुआ है। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इन्होंने भी वर्गीकरण किसके आधार पर किया, परमाणु के भार। मैं बोल चुका हूं, यहाँ पर देखो मौलिक गुण तो क्या क्या होंगे, परमाणु के भार, उसके आकार, है ना, या क्रमांक, ये सब इसके क्या है, मौलिक गुण है, समझो, जो हर परमाणु का निश्चित होता है। अब देखो यहाँ पर न्यूटन का अष्टक नियम दूसरा है, इसने भी कैसे किया, न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, डे ब्रॉयनर क्या है, वैज्ञानिक है जिन्होंने त्रिक नियम दिया, न्यूटन ने अष्टक का नियम दिया, यह भी परमाणु के भार के आधार पर था। उसके बाद लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, ये भी किसके आधार पर है, परमाणु के भार और परमाणु के आयतन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। उसके बाद आता है आपका मेंडलीव का वर्गीकरण, ये मोस्ट आईएमपी होता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेंडलीव का वर्गीकरण, इन्होंने भी तत्वों के वर्गीकरण किसके आधार पर किया, परमाणु के भार के आधार पर इन्होंने भी किया। उसके बाद पांचवा आता है आपका मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर था। किसके आधार पर था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर डॉबेराइनर का जो त्रिक नियम है, तत्वों के वर्गीकरण का मान लो पहला नियम है, इन्होंने क्या नियम दिया, त्रिक नियम दिया, परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया। न्यूटन ने अष्टक नियम दिया, परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया इन्होंने भी। लोथर मेयर ने परमाणु का आयतन वक्र सिद्धांत दिया, ये भी परमाणु भार के आधार पर था। मेंडलीव ने भी अपना वर्गीकरण दिया, वो परमाणु भार के आधार पर था। तो इन चारों का सेम है, देखो परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार और परमाणु भार। लेकिन मोसले का जो आधुनिक आवर्त नियम है, जो थोड़ी देर पहले आप लोग स्क्रीन में देखे थे, मोसले का परमाणु है ना, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर था, जो आगे चल के इसको आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपका सामान्य जानकारी हो गया, इतना आपको आना चाहिए। क्या क्या सीख गए, तत्व किसे कहते हैं, है ना, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों के आवर्ती गुण क्या है ना, मैंने गुणों में आवर्तिता, उसके बारे में आपने समझा। ठीक, उसके बाद बताया गया है आपको कि तत्वों के व्यवस्थित करने के नियम या तरीके। तो इसके 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक को अगले वीडियो हम लोग धीरे धीरे डील करते जाएंगे, जो बहुत ही एकदम आसान है, समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा कि किस प्रकार तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण किया जाता है और किया गया था। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम पहला देखेंगे, फिर न्यूलैंड्स का देखेंगे, फिर लोथर मेयर का, फिर मेंडलीव, फिर मोसले का। उसके बाद इसके कुछ आवर्ती गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।